पार्ट होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का। समटाइम्स ये क्वेश्चन आपसे पुट आउट किया जाता है कि सेल एनवेलप किस में पाया जाता है, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए दैट सेल एनवेलप इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके सेल के, जो साथ में मिलके आपका सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करते हैं। सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। आपका केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप एक होता है, राइट। किस तरीके से सेल एनवेलप बनता है? द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। आपके सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होगी, उसके बाद सेल वॉल होगी एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपने थोड़ी सी स्टडी कर ली थी। ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होता है, अगर आप ग्लाइको वर्ड को देखो, सो ग्लाइको अगर वर्ड जो होता है, वेट अ सेकेंड, ग्लाइको वर्ड का जो मीनिंग होता है वो शुगर होता है एंड कैलिक्स का मतलब होता है कवरिंग, यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है सेल की। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ, राइट, सो दिस वन and this one and this one, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँ दैट दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस वाज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे आउटर मोस्ट आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है एंड उसके भी अंदर आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब होता है कि वो शुगर से मिलके बनी होती है। सेल वॉल अगर आप नोट करना चाहो तो बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है एंड देन हमारा सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। ये तीनों लेयर आपस में मिलके आपके सेल एनवेलप का फॉर्मेशन करती हैं। तो सेल एनवेलप में आपकी कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। कई बार इसका ऑर्डर भी पूछा जाता है, आउटर टू इनर एंड इनर टू आउटर। तो आउटर टू इनर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास होती है सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपको ग्लाइकोकैलिक्स या सेल एनवेलप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर लेयर का अपना अपना एक फंक्शन है। द एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स को अलग से देखें, उसका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, सेल वॉल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और सेल मेम्ब्रेन की अपनी फंक्शन है, बट फिर भी तीनों मिलके साथ में एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके से काम करती हैं। आपकी जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक डीएनए है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 लेयर हैं, इसलिए इस चीज़ को कहा गया है कि ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके से काम करती हैं साथ में, हालांकि सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Graham-Witch. Graham-Witch ने एक क्राइटेरिया दिया था, ग्रामविच हमारे साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा। तो इन्होंने 2 तरीके से बैक्टीरिया को डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, आप ग्राम तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, राइट, उन्हीं के नाम से हमने यहाँ पे ग्राम लिखा है। बट व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? पॉजिटिव मीन्स किसी चीज़ के लिए ये पॉजिटिव शो कर रहा है और किसी चीज़ के लिए नेगेटिव शो कर रहा है। अगर आपकी बैक्टीरिया स्टेनिंग शो करती है तो उसे पॉजिटिव कहा जाएगा, और अगर वो स्टेनिंग शो नहीं करती है तो उसको नेगेटिव कहा जाएगा। ये जो स्टेनिंग का प्रोसीजर है ये कहीं ना कहीं आपके सेल एनवेलप पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो सेल वॉल होती है उसकी लेयर अगर आपकी मोटी होगी तो वो स्टेन को ज़रूर कंटेन करेगी, बट अगर हमारे सेल वॉल की लेयर पतली होगी तो वो स्टेन को कंटेन नहीं करेगी। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके सेल एनवेलप का सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी थिन होता है, जिसकी वजह से वो स्टेन को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और वो स्टेन नहीं होता है। इसी तरीके से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल एक मोटी लेयर होती है जो स्टेन के
कलर को एक्वायर कर लेती है और एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है आपकी स्टेनिंग के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ग्राम वेज ने आपके बैक्टीरिया को दो चीज़ों में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसका सेंस है ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं एंड ग्राम नेगेटिव जो स्टेन के लिए नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। और कहीं ना कहीं ये डिफरेंस किस वजह से भी है, सेल एनवलप के मैनर्स में भी डिफरेंस है। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। हर बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस सेम नहीं होगा। हो सकता है किसी में डिफरेंट तरीके के शुगर्स की लेयर बनी होती हो और किसी में डिफरेंट तरीके के शुगर्स की लेयर बनी हो, थिकनेस भी आपकी अलग अलग हो सकती है, राइट। इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, व्हाइल इट में बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। आपकी जो ग्लाइकोकैलिक्स होती हैं ये भी दो तरीके की लेयर्स बनाती हैं, एक स्लाइम लेयर एंड एक कैप्सूल। अगर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ज़्यादा थिक है तो वो एक टफ स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको आप लोग कैप्सूल बोलोगे। बट अगर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शेड की तरह एक लूज मैनर में है तो वो स्लाइम लेयर बनाएगी। ओके, the cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स होने से कौन बचाता है, तो वहाँ का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बनाता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी कहा जाता है। सेल वॉल आपका कौन सा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज़ स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये डिटरमाइन करती है आपकी शेप ऑफ द सेल को, राइट, ये डिटरमाइन करती है आपकी शेप ऑफ द सेल को। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ग्लाइकोकैलिक्स को कभी भी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं कहा जाएगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपका सेल वॉल देगी, क्योंकि जिसमें लूज लेयर पाई जाती है स्लाइम लेयर, तो उसको तो अगर हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मान के चलें तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट वीक पड़ जाएगा। बट सेल वॉल हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं एंड इट इज़ अ टफेस्ट लेयर, तो इसलिए इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट कहा जाता है। और क्योंकि ये हार्ड लेयर होती है, इसका शेप इधर उधर नहीं जाता है, तो सेल का जो शेप होगा प्लांट सेल का वो शेप प्रोवाइड करेगा आपका सेल वॉल। एंड plasma membrane is selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryote। कई बार क्वेश्चन फ्रेम होता है कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंसेस तो आपने पढ़े हैं, सिमिलैरिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाएगी। एंड सेकेंड डिफरेंस ये भी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों में सेम होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एज वेल। सो ग्लाइकोकैलिक्स की तीनों लेयर के आपने स्पेसिफिक फंक्शन पढ़े। सेल एनवेलप के आपने तीनों फंक्शंस पढ़े। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की लेयर्स बनाती है, स्लाइम लेयर अगर वो लूज है, कैप्सूल अगर वो टफ है। सेल वॉल आपका शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेगा, कौन सी चीज़ें अंदर मूव इन करेंगी, कौन सी चीज़ें सेल से मूव आउट करेंगी, वो पूरा का पूरा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड होता है। और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बिल्कुल ही सेम होता है। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मीजोजोम का जिक्र आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स को मीजोजोम कहा जाता है। मीजोजोम्स दीज एक्सटेंशंस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। ओके, आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, इसमें मीजोजोम्स होते हैं। मीजोजोम्स हमने पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स होती हैं, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब ये जो फोल्डिंग्स हैं ये डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं। अगर मैं फोल्डिंग की बात करूँ तो ये डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं, जैसे कि ये फोल्डिंग आपकी एक वेसिकल के फॉर्म में हो सकती है। दूसरी बात, ये फोल्डिंग आपकी एक ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकती है, एंड इसी तरीके से ये फोल्डिंग आपकी वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती है, राइट।
सो लैमेला, इसको लैमेला बोलते हैं। कई सारे टिब्यूल्स मिलते हैं तो उसको लैमेले कहा जाता है। वेसिकल्स आपके एक राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है या तो वेसिकल फॉर्म में हो सकते हैं, या तो टिब्यूल फॉर्म में हो सकते हैं, या तो लैमेले फॉर्म्स में हो सकते हैं। बट ये तीनों के तीनों आपको मीजोजोम कहे जाएंगे, क्योंकि ये इनर फोल्डिंग्स है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये जो मेसोजोम है इनके क्या काम है, ये स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं? सबसे पहले ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। सेल वॉल के फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो आपके जो मीजोजोम होते हैं वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, आपका डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स भी ये परफॉर्म करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोट्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई ऑर्गेनेल ही नहीं प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे रेस्पिरेशन का काम सरफेस एरिया बढ़ा के हमारे मीजोजोम्स करते हैं। सो मीजोजोम्स के आपको फंक्शंस डेफिनेटली याद रखने हैं। सिक्रीशन प्रोसेस करते हैं, जब ये सिक्रीशन करते हैं उसी के सिक्रीशन से आपकी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी होता है आपका मीजोजोम में। तो मीजोजोम के कितने सारे आपने फंक्शंस पढ़े। सबसे पहला हमारे पास होता है डीएनए फॉर्मेशन में काम करते हैं, डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं, एंड डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं। इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में मीजोजोम काम करते हैं, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड एंजाइमेटिक कंटेंट में भी मीजोजोम्स हमारे हेल्प करते हैं। याद रखिएगा, मीजोजोम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ना कि यूकैरियोट्स में। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। कुछ प्रोकैरियोट्स में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, इस तरीके के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिसमें आपके कुछ पिगमेंट्स होते हैं, राइट। इन पिगमेंट्स को क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। क्रोम का मीनिंग होता है कलर एंड फोर्स का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ वेसिकल्स। ये जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में एक्चुअली इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो ये क्रोमैटोफोर्स कहीं ना कहीं कलरिंग देने का काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे भी। तो क्रोमैटोफोर्स भी हमारे कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, एक वेसिकल्स टाइप होते हैं या मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन ही होते हैं जो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अब आपकी जो सेल है आपने उसका इनर स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि आपके सेल एनवेलप हो गए, नॉन डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड डीएनए हो गया, मीजोजोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। बट क्या बैक्टीरियल सेल अपने आप से मूव कर सकती हैं? क्या वो मोटाइल होती हैं या फिर वो मूव नहीं कर सकती, नॉन मोटाइल होती हैं? ये भी डिपेंड करता है कि उनके पास क्या एक मोटिलिटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर मोटिलिटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो वो मोटाइल होंगी, और अगर मोटिलिटी स्ट्रक्चर एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ऐसा नहीं है कि सारी बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल होती हैं, वो मोटाइल भी हो सकती हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। तो अगर हमारी कोई बैक्टीरिया है जो मोटाइल है तो उसके पास एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे फ्लैजिला कहा जाता है, और ये फ्लैजिला कौन से लेयर से निकलता है? सेल वॉल लेयर से अटैच्ड होता है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला। नंबर एंड अरेंजमेंट जो होती है फ्लैजिला की वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है किसी बैक्टीरिया में आपको एक ही फ्लैजिला देखने को मिले, बट कुछ बैक्टीरिया में आपको 2 फ्लैजिला देखने को मिले। हो सकता है वो दोनों फ्लैजिला एक ही साइड अटैच हों और दूसरे बैक्टीरिया में जो आपके फ्लैजिला होते हैं वो लेटरल साइड में या अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो नंबर एंड अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला में वो भी डिफरेंट होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि सेल वॉल स्ट्रक्चर से आपका फ्लैजिला अरेंज होता है, राइट। तो फिलामेंट के 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं।
ओके, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हमारी जो है वो सेल वॉल है, राइट। सेल वॉल पे एक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसके बाद हमारा फिलामेंट अटैच होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी से आपका हुक लगा हुआ होता है और हुक से हमारा अटैच्ड होता है मेन फिलामेंट, राइट। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब भी किसी बैक्टीरिया में फ्लैजला होगा तो वो सेल वॉल से अटैच होगा। फ्लैजला सेल वॉल से अटैच होता है थ्रू द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर हुक होता है जिस हुक से अटैच होता है आपका फिलामेंट। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। इसमें आप खुद देखने को पा रहे होंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, फ्लैजला है। और ये फ्लैजला जो है वो सेल के इनर साइड ना जाते हुए सेल से आउटसाइड जा रहा है। तो ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो आउटसाइड सेल मूव करता है, राइट। बिसाइड फ्लैजला, पिली एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। कुछ हमारे पास दूसरे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे पास पिलाई एंड फिम्ब्री आते हैं, बट ये कभी भी मोटिलिटी में रोल नहीं करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिर्फ मोटिलिटी में जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे फ्लैजला होते हैं। पिलाई और फिम्ब्री हमारे अलग डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, ना कि मोटिलिटी शो करते हैं। पिलाई are elongated tubular structures made of a special protein. Fimbria are a small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also the host tissue. जिस भी बैक्टीरिया में आपको फिम्ब्रिए प्रेजेंट होंगे, राइट, ये हमारे पास फिम्ब्रिए होते हैं जो पिलाई से थोड़े से लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। ये हमें किसी भी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, किसी भी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक्स। इसी तरीके से पिली जो होते हैं, पिलाई में हमारे पास इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आ सकते हैं। लाइक अगर हमारी दूसरी बैक्टीरिया है और हमें इसमें कुछ ट्रांसफ़र करना है तो ये हमारे पिलाई के स्ट्रक्चर इस तरीके से आपस में अटैच होके वो फॉर्मेशन या वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि फिलामेंट का काम जो होता है वो मोटिलिटी में आता है, ठीक है। जो हमारे पास फ्लैजला होते हैं वो मोटिलिटी में काम करता है। जो हमारे पास फ्लैजला होते हैं वो मोटिलिटी में काम करते हैं। जो हमारे पास फ्लैजला होते हैं दैट इज़ हेल्प इन द मोटिलिटी, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसी तरीके से पिलाई एंड फिम्ब्रिए भी प्रेजेंट होते हैं। पिलाई जो मेरे पास होते हैं वो छोटे से इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वो ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती हैं चीज़ों की। बट इसी तरीके से फिम्ब्रिए जो होते हैं ये थोड़े से ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो अटैच करने से हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को इन स्ट्रीम्स, रॉक्स एंड होस्ट टिश्यूज़, राइट। थोड़ा सा राइबोसोम्स की स्टडी यहाँ पे करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको सेल एनवेलप याद रखना है, आपको न्यूक्लियस याद रखना है, उस तरीके से उसमें प्लाज्मिड क्या काम करते हैं, डीएनए क्या काम करते हैं, और अगर हमें सेल को मोटाइल करना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स का पूरा याद होना चाहिए। राइबोसोम्स की थोड़ी स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक सेल से कंटिन्यू करेंगे। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कहाँ से अटैच होते हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज़। वो 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज़ होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना समझ में आए तो याद रखिएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ओके, सो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 nanometer in size and are made of 2 subunits 50s and 30s unit which when present together form 70s prokaryotic ribosome। अब प्लीज़ यहाँ पे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मत लगाने लग जाना दैट कि 50 एंड 30 तो हमारे पास 80 होना चाहिए था, बट ये टुगेदर मिलके 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कैसे बनाते हैं। राइबोसोम्स एक्चुअली 2 सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं।
राइबोसोम्स एक्चुअली दो सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। एक लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, एक स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है। इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ना देख के सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के थ्रू देखा जाता है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट देखा गया तो हमारी जो लार्जेस्ट यूनिट थी उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 50 था, एंड हमारे पास जो छोटी सब यूनिट थी उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 30 था। यहाँ पे एक यूनिट दी जाती है जो हमारी एस नाम से होती है, एस से रिप्रेजेंट की जाती है। तो एस हमारी एक यूनिट है जिसे स्वैडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो जो लार्जेस्ट यूनिट है वो हमारे पास 50 एस है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास 30 एस है, और ये दोनों कंबाइन होके एक 70 एस राइबोसोम्स बनाती हैं। ओके, एंड ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। आपके दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। तो आपको याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे होने चाहिए 70S इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आपके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी सब यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए, 50S एंड 30S। Right. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes. Ribosomes का जो फंक्शन होता है, इसकी दोनों सब यूनिट साथ मिलके mRNA का फॉर्मेशन करवाती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती हैं mRNA के साथ मिलके। कई बार क्या होता है, mRNA पे एक राइबोसोम्स ना अटैच होके काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। मीन्स अगर ये हमारे पास mRNA है तो एक राइबोसोम ये है, दूसरा राइबोसोम ये है, तीसरा राइबोसोम से कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। तो ये जो चेन बनती है, इस चेन को हम लोग कहते हैं पोलीराइबोसोम्स या फिर पोलीसोम, राइट। और ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा कुछ और नहीं बल्कि mRNA यानी कि मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA के साथ अटैच होके ही हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स ऑफ अ पोलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू द प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं पॉलीसोम के, वही ट्रांसलेट करते हैं mRNA को इनटू प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ एक राइबोसोम काफ़ी नहीं होता है, कई सारे राइबोसोम्स mRNA से अटैच होते हैं, एक पॉलीसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद ट्रांसलेट होकर वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसी तरीके से इंक्लूजन बॉडीज़ हम प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm। क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो प्रोकैरियोट्स में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि अगर इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिल रही हैं तो वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी। एक्चुअली ये क्या होते हैं इंक्लूजन बॉडी, ये रिजर्व मटेरियल होते हैं एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, इनको आपकी याद रखने हैं। फॉस्फेट ग्रैन्यूल एक इंक्लूजन बॉडी है, जो हमारे पास फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स जो रिजर्व होके एक इंक्लूजन बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, वो एक इंक्लूजन बॉडी है। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हैं, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हैं,